हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद उससे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ें। हमें जानना होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन। ये 2D की बात होगी और जो रिजॉल्व पार्ट्स होंगे उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। होता क्या है, दिस इज कंप्लीटली रेसिप्रोकल प्रोसेस और अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन। ध्यान रखना, ये कैसा है, अपोजिट टू एडिशन होता है। हम लोगों ने एडिशन में क्या पढ़ा, अपने पास कोई दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों को अगर हमें प्लस करना है तो प्लस कैसे करते हैं, हम इनको एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं और ये इसका रिजल्टेंट होता है, ए प्लस बी हो जाता है। ये था वेक्टर एडिशन। रिजॉल्विंग जो होगा यानी रेजोल्यूशन जो होगा जस्ट अपोजिट होगा इसका। मतलब आपको क्या करना, आपके पास ये वेक्टर तो दे रखा है, इसको दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि उनको प्लस करें तो ये ए बन जाए। सिंपली कहे कि ए किन दो कंपोनेंट्स का सम है, बस इतनी सी बात। तो तरीका क्या है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है ओ, इससे दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच दीजिए। एक एक्सिस इधर और दूसरा एक्सिस इधर। नाम देने के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस नाम दे दूं और इसको नाम दे दूं वाई एक्सिस। दो इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस खींच दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पी पॉइंट है यानी हेड जो है वेक्टर का, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करिए और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करिए। मान लीजिए यहाँ से एंगल बनाता है थीटा, तो ये यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहा है इसको मैंने नाम दे दिया m और इसको नाम दे दिया n। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, तो एक वेक्टर का पार्ट आपका यहाँ बन गया और एक पार्ट यहाँ बन गया। ये वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं। अब आप देख सकते हो इस पर पैरेललोग्राम लॉ की तरह एकदम से ये काम करेगा। एक कंपोनेंट ये वेक्टर और एक कंपोनेंट ये वेक्टर, दोनों को जब हम प्लस करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ तो हमको रिजल्टेंट यही ए मिलने वाला है। ये समझ में आया। अब ये होगा क्या, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस पर है, इस वजह से इस कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स, ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और इधर ए का कंपोनेंट ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसको लिखते हैं हम ए वाई। ये जो ए एक्स है इसको, ये हॉरिजेंटल है इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है, ए का, और ये है ऊपर की तरफ है इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए। ओके, अब ये होगा कितना, इसको निकाला जाए। अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड जो लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड ए हो, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ए हो, तो इसका एक यहाँ पर ये पार्ट कितना होगा, इस ट्रायंगल में पकड़ें ओ पी एम, एन ट्रायंगल ओ पी एम। ओ पी एम में देखिए, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एम और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ पी। और इसको लिख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पी एम इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। पी एम जितना पी एम है उतना ओ एन भी होगा, तो इसको ओ एन लिख सकते हैं, ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि पी एम और ओ एन इक्वल है। डायग्राम से देख सकते हो ओ एन क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ओ एन है, जिसको हमने लिखा किससे, ए वाई से, वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे, ठीक है। ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी क्या है, ओ पी ये वेक्टर ए है और साथ में साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास कितना आ गया, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा।
ठीक है। नाउ अब हमको ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है AX, इसके लिए फिर इसी ट्रायंगल में निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा, देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा OM और जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा OP। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा OM इक्वल टू OP cos थीटा। OM क्या है, OM ये AX है, अगर इसका मैग्नीट्यूड A हो AX हो तो इसको क्या लिखेंगे AX इक्वल टू OP वेक्टर A है cos थीटा। दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है AY इक्वल टू A साइन थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है AX इक्वल टू A cos थीटा। इसको 1 माने और इसको मान ले 2। अब अपने को देखना है कि क्या वास्तव में इन दोनों का सम A के इक्वल होता है। इसके लिए क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दें। क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दें। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ जो वेक्टर A के कंपोनेंट्स तो अपने को पता चल गए, इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे। इस वेक्टर को जो लिखने का तरीका होगा आपके पास, अगर वेक्टर A को लिखना है वेक्टर A, तो वेक्टर A को आप क्या लिख सकते हो, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट को लिखिए, साथ में इसका डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ AX प्लस दूसरा कंपोनेंट AY, ऐसे लिख सकते हो। दूसरी चीज़, इसको मैंने यूनिट वेक्टर से भी डायरेक्शन लिखना बताया था, और इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर A इक्वल टू, अगर आप AX लिख रहे हो तो AX का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड लिखो AX, साथ में इसका डायरेक्शन लिख दो I कैप। X एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है इधर I कैप, और Y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है J कैप। तो AX I कैप हो गया और AY जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा J कैप। यानी इस वेक्टर को अब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों का ये सम के इक्वल है। नाउ अब हमको निकालना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर अपने पास वेक्टर ऐसा पता हो, कंपोनेंट के टर्म में दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो उसका तरीका क्या होगा, ये और ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके प्लस कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायर करके प्लस करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा इधर AX स्क्वायर, और इधर लेफ्ट साइड का स्क्वायर है क्या AY स्क्वायर, इक्वल टू, आपके पास इधर क्या है A cos थीटा, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा AY जो इसका स्क्वायर इधर करोगे तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो A स्क्वायर को कर ले कॉमन, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमको ये भी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस तरह से AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A स्क्वायर बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर A निकालना हो तो A क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, ये जो निकल कर आया ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी जिसे आप मॉड A से भी लिखते हो ऐसे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, फिर इसमें एक और पार्ट फंसता है, ये थीटा कितना होगा ये निकालना, यानी कि डायरेक्शन एक तरह से बताना है। तो थीटा निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 है AY और नीचे डिवाइड होके आ जाएगा AX
इक्वल टू ए वाई के उधर कितना है भाई, इधर है ए साइन थीटा और ए एक्स है ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा। और इस तरह से आप थीटा अगर निकालना चाहोगे, टेन इधर आएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये तरीका हो जाएगा डायरेक्शन निकालने का यानी कि थीटा निकालने का। तो अपने पास ये इतनी सारी बातें पता चल गई कि कैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का फ़ायदा क्या होगा, अपने पास जो क्वेश्चन होगा वो रिजॉल्विंग पार्ट में दिया रहेगा, उसे प्लस करना या उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये निकालने का तरीका हो जाएगा। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D। जिस प्रकार 2D में हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, उसी प्रकार से अगर 3D में हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहें तो उसके लिए हमको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे अपने पास ये वेक्टर ए था तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 एक्सिस ड्रा कर लिया, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस इस प्लेन पर, तीसरा जेड एक्सिस। ठीक है, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई आपस में चेंज भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, बस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस तरह से ये आपका ये जो प्लेन होगा इधर वाला, ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ऐसे इधर वाला जो प्लेन होगा ये आपका हो जाएगा वाई जेड प्लेन, और उसी प्रकार से ये वाला जो प्लेन आपके पास है ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ओके, चलिए प्लेन की बात हो गई। तो इस तरह से वेक्टर ए के अब 3 कंपोनेंट्स क्या होंगे, यहाँ पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर इस पर, एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर, और ये वाला जो एक्सिस है अगर ऐसे एक्सिस है बाहर की तरफ, ठीक है, तो बाहर की तरफ है तो इस पर भी क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट यहाँ पर है मान लेते हैं, और ये भी एक कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट, एक ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई कंपोनेंट, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए जेड, 3 कंपोनेंट इसके बनेंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास जो वेक्टर ए है ये 3 पार्ट में रिजॉल्व हो गया। एक कंपोनेंट है ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट है ए वाई, और तीसरा कंपोनेंट है ए जेड। ओके, नाउ अगर इसको और भी अच्छे से लिखना चाहें इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो ए एक्स आई कैप, ए वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, एंड ए जेड के कैप। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ये वेक्टर आपका इस पार्ट में रिजॉल्व हो गया। आई कैप कहीं लिखा मतलब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे कैप का अर्थ है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और के कैप का अर्थ है ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है। ये 3 वेक्टर्स मिल करके वेक्टर ए को बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस टर्म में याद रखिएगा ये जो ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो, आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो याद रखिएगा, इनको डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। और अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों का स्क्वायर किया जाए और क्या आ जाए 1 आ जाए, देन ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड और कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड ऐसे दिए हों किसी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो ये कंपोनेंट्स हैं इनको डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। लेकिन अगर इनका स्क्वायर किया जाए तीनों का और प्लस किया जाए 1 आ जाए तो उस केस में ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अच्छा अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब इसका मॉड लेना होता है। और अगर आप इसका मॉड लेते हो तो जो ये आई, जे और के जो कंपोनेंट्स है इन्हीं का स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाएगा अंडर रूट के अंदर, दैट इज
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस की बात हमने की, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये होते किसके इक्वल हैं? अगर ये डायरेक्शन कोसाइन हो, इस केस में मान लीजिए कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता हो। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता हो विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो उस केस में ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए कॉस अल्फा या सीधा कॉस अल्फा, ए वाई हो जाएगा कॉस बीटा और ए जेड हो जाएगा कॉस गामा। ये उस केस में होता है जब वेक्टर्स डायरेक्शन कोसाइन बनाते हो कंपोनेंट्स। अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं बनाते तो यहाँ पर ए भी लग जाएगा, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में यहाँ पर ए लग जाएगा और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में ए लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये वेक्टर अगर आपके पास है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तरीका होगा आपका। उम्मीद है समझ गए होंगे कैसे रिजॉल्व किया जाता है और इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में। पहला क्वेश्चन अपने पास है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास वेक्टर ए होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड इसका बताओ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका मॉड निकाल देना और मॉड इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये सिंपली होता है मैग्नीट्यूड। उसके अनुसार इस क्वेश्चन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना अगर आपको, तो क्या हो जाएगा? इसका मॉड ए निकालिए। मॉड निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट आई के साथ जो हो, आई का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ आई 2 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। 2 का स्क्वायर होता 4, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस हो जाता है 25। कितना हो जाएगा? देखिए 9 और ये 4 9 13, 13 प्लस 25 38। ठीक है, तो ये रूट 38 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड लेने पर आप वेक्टर हटा सकते हो, चाहे मॉड लगाओ चाहे ऐसे वेक्टर हटा के लिख दो। दिस इज मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो पहले याद करो यूनिट वेक्टर होता क्या था। जब डेफिनेशन हमने बताया था यूनिट वेक्टर का, उस केस में यूनिट वेक्टर क्या होता था? अगर आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो यूनिट वेक्टर को कैप लगा के लिखा जाता था। एक कैप, ये क्या था? यूनिट वेक्टर। तो ए कैप होता क्या था? ये होता था वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले जरूरत है इसके मैग्नीट्यूड की, वो निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? हिंदी में परिमाण कहते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 3, जे का कोफिशिएंट है 4 और के का कोफिशिएंट है -5। सबका स्क्वायर करके प्लस कर लो। कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। 50 हो गया। 50 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 50 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 25। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 5। तो 5 बाहर कर देंगे, 5 रूट 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लास्ट में यहाँ पर मात्रक यानी यूनिट आपको लिखना होगा। यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पर भी यूनिट लिख दो। ओके, ये आपके पास क्या आया? मैग्नीट्यूड। हमको निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए, तो वेक्टर का पूरा मान लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाई जो यूनिट वेक्टर आया, ये जो आया है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, 5√2 ये हो गया। चाहो तो अलग अलग कर दो या ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हो उसी केस में आई का कोफिशिएंट जो मिलेगा यानी 3/5√2 ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ यूनिट वेक्टर के केस में मिलता है, बाकी केस में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई, जे और के के। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर आपका निकल आया, समझ में आ गया होगा। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सेकेंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी पहले इसको प्लस करो, मैग्नीट्यूड बाद में निकालो। तो देख तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। अब प्लस कैसे करेंगे, प्लस करने का तरीका है i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ प्लस कर लो। यहाँ 3i कैप है और यहाँ प्लस का i कैप है, 3i कैप प्लस i कैप हो जाएगा 4i कैप। j की बात करें, देखो यहाँ 2j कैप है और यहाँ माइनस 2j कैप है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर k की बात करें, इधर तो k है नहीं, सिर्फ इधर ही है, प्लस 3k कैप। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, हमको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का अर्थ है इसका मॉड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 होता है 25, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, नाउ अब आपके पास a माइनस बी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले माइनस करो। अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालिए। वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होता है, देखो माइनस करना ध्यान से करना, गलत ना होने पाए। चाहो तो ब्रैकेट में 2 बार पहले लिख लो, फिर ब्रैकेट में साइन चेंज करके दूसरे वाले का फिर सॉल्व करो। तो देखो यहाँ 3i कैप, उसमें से माइनस होगा i कैप, 3i कैप से एक i कैप कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2i कैप। फिर j कैप पर देखिएगा, 2j कैप और माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका साइन बदलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2j कैप हो जाएगा 4j कैप। इसके बाद k कैप, तो ये अकेला है 3k कैप, लेकिन आगे इसके माइनस का साइन है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए माइनस 3k कैप हो जाएगा। ये a माइनस बी आ गया, इसका हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ a माइनस बी। तो कैलकुलेट कर लो, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में और यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, अंडर रूट 29 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल लिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलता है। पहली बात ध्यान रखना, अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिजल्ट जो होगा वो एक वेक्टर ही मिलेगा। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है a और इसके साथ हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें एक स्केलर k। अगर हम k इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई करना तो डॉट भी लगा के दिखा सकते हो और ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी मैं ऐसे डॉट लगा रहा हूँ। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा k इंटू ए टाइम्स हो जाएगा। ये होता। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक वेक्टर a है 10i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। अब आपसे कहे फाइंड 2a 2b b नहीं है सॉरी 2a अंडर रूट 2a आपसे कहा जाए ये पता करो। तो क्या करोगे, ये 2 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जो इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करना तो आराम से कर लोगे। वेक्टर 2a इक्वल टू इसका मतलब 2 लिखो 10i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर से मल्टीप्लाई करते समय डॉट और क्रॉस लगाने की ज़रूरतें नहीं है, ऐसे छोड़ देते इसको, ठीक है। वो वेक्टर के केस में डॉट और क्रॉस लगाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20i कैप प्लस 2 7 जा 14j कैप प्लस 2 3 जा 6k कैप। ये आपके पास वेक्टर 2a हो गया। अगर आपको अंडर रूट 2a निकालना है तो क्या करिए, अंडर रूट 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। क्या हो जाएगा 10 रूट 2 i कैप प्लस 7 रूट 2 j कैप प्लस 3 रूट 2 k कैप। इस तरह से अंडर रूट 2a टाइम्स ऑफ वेक्टर a आ गया। तो ये स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना सबसे आसान काम है, जैसे आप नॉर्मल करते थे सेम टू सेम वही आप कर लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना, तो वो 2 प्रकार से होता है। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट या जिसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और एक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जैसे वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बीच में डॉट का प्रयोग करते हैं, a डॉट b। वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस का प्रोडक्ट करते हैं। ये दोनों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, इसका मतलब कुछ होगा। स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा ये एक वेक्टर मिलेगा। दैट्स वाई 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से किया जाता है, एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलती है और वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और एक एक को अब डिटेल में समझते हैं, जानते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट, अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इनका आप अगर प्रोडक्ट करते हो तो इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास एक वेक्टर a है और कोई दूसरा वेक्टर है b, इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा है। वेक्टर a और b के बीच का एंगल क्या, थीटा। थीटा पॉजिटिव तब होगा जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो। तो a डॉट b होगा क्या, a डॉट b होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, फिर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, साथ में हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी कि कॉस थीटा। a डॉट b इक्वल टू क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ओके, इसी चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड लगाते हैं और मॉड लगाने पर वेक्टर हट जाता है, यानी a b कॉस थीटा।
दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लर्न कर लो क्या था। ए डॉट बी अगर होता है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, where theta is angle between vector A and vector B. This is vector A, this is vector B, and this angle is theta. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, A डॉट B इक्वल टू होता है B डॉट A। A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। ये जो रूल है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, होल्ड्स इन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है क्या? सच में? प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर प्रूफ करेंगे तो उस केस में देखिए, अगर आप a डॉट बी निकालते हो, a डॉट बी मीन्स हो गया ए बी कॉस थीटा। अब निकालिए b डॉट ए। b डॉट ए का मतलब बी ए इंटू कॉस, एंगल जब लिखेंगे इसमें तो b से a के बीच का एंगल लिखेंगे, तो b से a की तरफ आइए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ कॉस हो जाएगा 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा है, और कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप 360 माइनस थीटा लेते हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था ये रूल, ASTC रूल। ये इतना एंगल तो 360 होता है, और माइनस थीटा करोगे तो माइनस थीटा इसी में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कास का अपोजिट चेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉस क्या होने वाला? पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हो जाएगा बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो, और कॉस 360 माइनस थीटा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। याद रखिएगा, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो टूल्स पढ़ा है, उस मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो वहाँ पर ये बातें हमने कंफर्म कर दी हैं, बता दी हैं डिटेल में। तो b डॉट ए भी आपके पास कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से देखिए, a डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा और b डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा, मीन्स a डॉट बी इक्वल टू b डॉट ए। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर आपके पास एक वेक्टर A है और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर के प्लस से, A प्लस यहाँ B प्लस C है, तो उस केस में ये बन जाएगा आपके पास A और B का डॉट प्रोडक्ट प्लस A और C का डॉट प्रोडक्ट, A डॉट C। दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी इसमें होल्ड करती है। आप प्रूफ करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम रिजल्ट इसी तरह से आने वाला। आप एक बार लेफ्ट साइड लोगे, एक बार राइट साइड लोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। खैर चलिए, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल
अगर दोनों वेक्टर कैसे हों, पैरेलल हों, तो उस केस में थीटा इक्वल टू हो जाता है 0। थीटा कितना हो जाता है 0, और 0 हो गया तो कॉस 0, जो कॉस थीटा होगा वो कॉस 0 होगा, और कॉस थीटा कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए बी, क्योंकि कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ ए बी बनेगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड दिस इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी के बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पर आए, उससे पहले कुछ बातें और भी याद रख रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है ए, चौथी प्रॉपर्टी में रख सकते हैं इसको, और इसी का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, ए डॉट ए निकालने को कहा जाए तो कोई भी वेक्टर है वो अपने आप के पैरेलल होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ईच वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सभी वेक्टर अपने आप के समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ए डॉट ए अगर आपसे कहा जाए कि निकालो, तो ए डॉट ए का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए डॉट बी क्या आया था ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा ए का मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ए डॉट ए क्या हो गया ए स्क्वायर, से बी डॉट बी आ जाए तो बी स्क्वायर, सी डॉट सी आ जाए तो सी स्क्वायर, ये भी याद रखना है। ये बातें थी किसकी, पैरेलल वेक्टर्स की। अगर जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर हो तब क्या होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी में, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं, देन थीटा कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तब ए डॉट बी अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो टोटल आ गया 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, वो भी स्केलर वाला, ध्यान रखना वेक्टर वाला नहीं, स्केलर वाला, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी 0 होगा अगर दोनों वेक्टर्स कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया। स्केलर प्रोडक्ट के अंतर्गत अगर आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप आए तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। तो आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में हमको क्या जानकारी है। अगर एक्स एक्सिस से इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है जे कैप, इधर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। और ये पता है ये सब के सब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इसके अलावा ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो। आई कैप का मॉड भी 1 होता है, जे कैप का मॉड भी 1 होता है, और के कैप का मॉड भी 1 होता है, बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट का मतलब ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि निकालो आई डॉट जे कैप। आई डॉट जे कैप निकालेंगे तो आई और जे एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, कॉस इनके बीच का एंगल कितना 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ओवरऑल सब 0 हो गया। मतलब क्या पता चला अपने पास, आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के अगर करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जे और के भी एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। ऐसे आप के डॉट आई करते हो तो भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये
दोनों डिफरेंट हैं, दोनों वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या उत्तर आता है? 0 आता है। इसके बाद अगर i का i से है डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ये निकालने की बारी है। तो हम जानते हैं प्रत्येक वेक्टर अपने आप के पैरेलल होता है। अगर ये i और i पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड i कैप का स्क्वायर। a डॉट a क्या आया था? a स्क्वायर। तो मॉड i कैप देखिए ये कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अपने पास क्या पता चला? i डॉट i लेते हैं तो 1 आता है, ऐसे j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1। याद रखिएगा, i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1। अगर डिफरेंट है तो 0 और सेम है अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात याद रखिए, ठीक है। अब आपके पास जैसे एक दे दे कि एक वेक्टर है a जो कि है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। दूसरा वेक्टर b है, ये है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब आपसे पूछे बताओ a डॉट b कितना होगा? तो a डॉट b करने के लिए आपको ये बात ज्ञान है, इसका आराम से कर लोगे। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, पहला वेक्टर जो है उसको लिख लीजिए ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट दूसरा वेक्टर लिख लीजिए bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब इनका प्रोडक्ट लिखा जाए क्या होता है देखते हैं। पहले एक वेक्टर उठाइए और इसका पूरे से प्रोडक्ट कर लीजिए। स्पेस की उधर कमी होगी इसलिए थोड़ा स्पेस ध्यान से। a डॉट b इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं x के कंपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पर देखो ax i कैप से पूरे में प्रोडक्ट करेंगे ax bx, साथ ही साथ i कैप और यहाँ i कैप i डॉट i, ठीक, प्लस इसी का प्रोडक्ट दूसरे से करिए ax by डॉट प्रोडक्ट में यहाँ i कैप है और यहाँ j कैप है, i कैप डॉट j कैप, प्लस इसी का प्रोडक्ट करेंगे तीसरे से ax bz, i कैप k कैप। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, प्लस दूसरे पार्ट को उठाते हैं ay को, ay और bx का प्रोडक्ट ay bx, ay में है यहाँ j कैप डॉट i कैप, इधर क्या है i कैप। इसके बाद प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz, यहाँ पर j कैप k कैप, j कैप डॉट k कैप, प्लस अब तीसरे पार्ट को उठाते हैं az को, az bx, j यहाँ पर k कैप यहाँ i कैप, k कैप डॉट i कैप, प्लस az by, j कैप डॉट सॉरी यहाँ k कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट j कैप, प्लस az bz,
यहाँ के कैप, यहाँ भी के कैप। ये इतना लंबा प्रोडक्ट आ गया। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, ये सिर्फ बता रहे हैं, जब क्वेश्चन करना तो इतना लंबा नहीं करना, शॉर्ट में करेंगे उसको उस समय। ए डॉट बी इक्वल टू आई कैप, देखो, और आई कैप, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो जहाँ ये तीनों हो, यानी यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये तीनों हो जाएंगे 1। फिर जहाँ डिफरेंट होगा आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस केस में आपके पास बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ पर ये पूरा आपके पास ये 0, ये भी 0। नीचे आइए, जे डॉट आई है तो ये भी 0, जे डॉट जे है तो ये 1 हो जाएगा, यानी ए वाई बी वाई, प्लस यहाँ जे डॉट के है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ ए जेड बी एक्स में देखिए के डॉट आई है, डिफरेंट है, परपेंडिकुलर हो गए इसलिए 0। जहाँ जहाँ दोनों डिफरेंट होंगे वो सब 0, जहाँ सेम मिलेगा के डॉट के 1 होता है, यानी ए जेड बी जेड, ये मिला। ठीक है, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, इस वजह से। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, ए डॉट बी ये निकल कर आया। अब अपने पास जब क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो अब हमें ये शॉर्टकट मिल गया, इसी की सहायता से करेंगे। आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई कर लो, काम हो जाएगा। अच्छा, ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू अपने पास इधर आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आया। अगर हमसे कहे कि ये कॉस थीटा निकालो तो क्या होगा, कॉस थीटा निकालने के लिए हमको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। देखो, अगर आप मॉड ऑफ ए निकालते हो तो ये इस वेक्टर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना पहले से पढ़ चुके हैं। ऐसे आप अगर मॉड ऑफ बी निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बन जाएगा क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, अंडर रूट ए एक्स बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इस तरह से आप एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लोगे। तो उम्मीद है स्केलर प्रोडक्ट आपके समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस प्लस वेक्टर प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।